नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश सर में। तो दोस्तों, हम जो पॉलिटी की सीरीज चला रहे थे, संविधान की सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने संवैधानिक इतिहास की बात करी थी और संविधान सभाओं की। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है संवैधानिक स्रोत। दोस्तों, लगभग हर पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, सरल से सरल भाषा का प्रयोग करो। अगर आप रेलवे, यूपीएससी या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर संविधान सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो वहां से निश्चित तौर पर यहां से 1 नंबर आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम संवैधानिक इतिहास को। लेकिन संवैधानिक स्रोत की बात करें तो दोस्तों, जब हम संवैधानिक इतिहास पढ़ के आए थे, अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम, दोस्तों भारत शासन जो अधिनियम था 1935, सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर किस देश का प्रभाव है, तो आप कहेंगे 1935 अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है भारतीय संविधान। देखिए, वैसे तो जब हम बात करेंगे तो भारत के संविधान पर लगभग 60 देशों का प्रभाव देखने को मिलेगा। 60 देशों के साथ साथ इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम का। आप दोस्तों, अभी हम जब आगे बात करेंगे संविधान की विशेषताओं में, तो जो संविधान के अनुच्छेद है 395, उसमें से लगभग 200 से ज्यादा अनुच्छेद जैसे कि तैसे या थोड़ी बहुत भाषा बदलकर 1935 अधिनियम से लिए गए। यही कारण है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है, 1935 अधिनियम। और इसके अतिरिक्त हमारे संविधान पर 60 देशों का प्रभाव और दिखता है। तो दोस्तों, उन सभी 60 देश आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ 8 या 10 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनकी आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पहला देश, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूएसए की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, हमने क्या क्या चीजें ली हैं यूएसए से, तो दोस्तों बात करेंगे सबसे प्रमुख चीज मौलिक अधिकार। आपसे दोस्तों प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे अमेरिका या यूएसए से। दूसरी चीज जो दोस्तों इसमें आती है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। तीसरा दोस्तों आता है, एक एक करके मैं सभी पर चर्चा करूंगा, न्यायिक पुनरावलोकन। चौथा दोस्तों आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। पांचवा दोस्तों आता है उपराष्ट्रपति का पद। दूसरा, इसी को हम बोलेंगे राज्यसभा का सभापति। इसके बाद दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। तो ये मुख्य चीजें हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से ली है दोस्तों। अगर एक एक करके हम बात करें, सबसे पहले है मौलिक अधिकार। मैं आगे इन्हें भाग 3 में आपको पढ़ाऊंगा, जिन्हें हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है। जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अब वो 44वें संशोधन 48 के द्वारा उसे हटा दिया गया। तो दोस्तों, इसकी बात हम भाग 3 में करेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आपको और हमको, या दूसरे शब्दों में भारत की जनता को, उस
सरकार के विरुद्ध मिलने वाले अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। तो ये किस देश से लिया है दोस्तों? अमेरिका। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, यानी न्यायपालिका के काम में ना तो कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी और ना ही विधायिका, यानी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और अपना निर्णय देने के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष है। ये भी व्यवस्था हमने दोस्तों कहां से ली है? अमेरिका। अगला है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, यानी इसका क्या मीन्स है? अगर हम बात करें तो सबसे नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर दोस्तों है हाई कोर्ट और फिर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी आपराधिक केस होता है तो वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हम यहाँ केस हार जाते हैं तो अपील कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से केस हार जाएंगे तो अपील कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में अपील की सबसे बड़ी जो न्यायालय है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के बाद एक व्यक्ति है राष्ट्रपति, जो चाहे तो सजा को कम या माफ कर सकता है, लेकिन कुछ रीजन होंगे, सारी बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी चीज दोस्तों याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है और चाहे तो अपने निर्णय को बदल भी सकता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन। तो दोस्तों आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति का पद एक बड़ा उच्च पद है, उस पद की गरिमा होती है अपनी। तो दोस्तों कभी भी कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है तो वो संविधान का अतिक्रमण करे, मीन्स संविधान के अनुसार ना चले, भ्रष्टाचारी हो जाए, करप्टेड हो जाए, तो उसे उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसे कहते हैं दोस्तों महाभियोग। ये मैं आपको अनुयोग प्रक्रिया क्या है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उसे पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। ये भी हमने दोस्तों कहां से ली है? अमेरिका। आगे आ जाते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। जैसे भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सभापति होता है या उच्च सभा का सभापति होता है, ये व्यवस्था हमने दोस्तों कहां से ली है? तो अमेरिका। अगला है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो शुरू होगी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इस तरह से पूरी प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना का जो विचार हमसे लिया गया है वो कहां से? अमेरिका। यहां से दोस्तों जो कंफ्यूजन होगा, संविधान की प्रस्तावना बोले तो अमेरिका, लेकिन अगर संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली तो आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इतनी प्रमुख चीजें हैं जो हमने किस देश से ली है? अमेरिका से ली है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं अगले देश की। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा देश है ब्रिटेन, जिसे हम यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यहां से हमने क्या लिया है? तो संसदीय प्रणाली, यानी संसदीय प्रणाली किस देश की देन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन की देन है संसदीय प्रणाली। अगर दोस्तों हम दूसरी बात करें तो दूसरी चीज है विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी विधि मीन्स है कानून। कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों हमने कहां से ली है? वो ब्रिटेन से। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जब मैंने पहला क्लास दिया था तब आपको बताया था कि हमारे यहाँ कानून बनाती है कौन? विधायिका। और विधायिका का मुख्य काम था संसद, यानी जितने भी संसद है जो हमने किस देश से ली है? ब्रिटेन। यानी संसद जितने भी कार्य करेगी कानून बनाने का या अन्य किसी का, वो सभी हमारे कहां से आ जाएंगे? ब्रिटेन से। तीसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, एकल नागरिकता। भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है, लेकिन समय के साथ ये बदल भी गई है और 2019 में भी नागरिकता प्रावधान आया है जो हम आपको भाग 2 में पढ़ाएंगे। जब संविधान लागू हुआ था तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान था और ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन। दोस्तों नागरिकता का मतलब क्या है? जब कोई देश के व्यक्ति केवल एक देश की नागरिकता लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम दोस्तों एकल नागरिकता। जैसे इसके एग्जाम्पल है भारत, ब्रिटेन इत्यादि। जब वहां के लोगों को उस देश के साथ साथ उस राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़े तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों दोहरी नागरिकता।
और दोहरी नागरिकता वाले दोस्तों देश की बात करूं तो दोहरी नागरिकता वाले देश है अमेरिका। कुछ देश ऐसे होते हैं कि देश राज्यों के साथ शहर की भी नागरिकता लेनी पड़े तो इसे बोलते हैं दोस्तों तिहरी नागरिकता। और तिहरी नागरिकता वाला एकमात्र देश है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों तो भारत में अगर आपसे पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा आपके प्रश्न बनते नहीं है। आगे आते हैं हम। दोस्तों आगे बात करते हैं हमने बात कर ली थी अमेरिका की, ब्रिटेन की। अब दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से दोस्तों हमने क्या क्या लिया है तो दोस्तों सबसे पहले है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम आपको बढ़ाएंगे भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा करेंगे हम किसकी, नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा दोस्तों यहां से पूछा जाता है राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देगा, किस तरह से इसकी व्यवस्था होगी चुनाव की, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है दोस्तों, आयरलैंड से। अगला दोस्तों यहां से जो बहुत जरूरी है, राज्यसभा में जो दोस्तों राज्यसभा है यहां पर 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब है दोस्तों इनका चुनाव नहीं होता। ये कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त होते हैं और इनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। यह व्यवस्था हमने दोस्तों किस देश से ली है, आयरलैंड। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों अगर अफ्रीका से बात करूं तो अफ्रीका से हमारा बहुत गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे दक्षिण अफ्रीका से ही 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। एक केस के सिलसिले में गए थे 2-4-20 दिन के लिए और 20-22 साल बाद लौटे। इन सभी की चर्चा दोस्तों हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं संवैधानिक स्रोत पर। तो संवैधानिक स्रोत दक्षिण अफ्रीका से लिया है दोस्तों हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दोस्तों हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका। ये मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 368 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने दूसरे क्लास में या पहले क्लास में इसकी चर्चा की थी कि भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ लचीला भी है। ये डिपेंड इसमें करता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। अगला दोस्तों बात करते हैं हम, अगला देश है जापान। जापान से दोस्तों हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने दोस्तों किस देश से लिया है, जापान। दोस्तों जापान की अगर हम बात करें तो जापान एकमात्र ऐसा देश है जिस पर 2 परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। इसकी भी चर्चा हम करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला जो देश है वो दोस्तों है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने ली है समवर्ती सूची। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये समवर्ती सूची क्या होती है। और दूसरा जो मैंने अभी बताया था आपको, प्रस्तावना की भाषा शैली। दोस्तों आज हमारे पास जितनी भी सेवाएं हैं या जितनी भी चीजें हैं, इनको 3 चीजों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक संघ सूची, ऐसे विषय जिन पर केवल कानून केंद्र सरकार बनाएगी वो संघ सूची। दूसरा दोस्तों है राज्य सूची, ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। और तीसरा जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगी उसे कहते हैं समवर्ती सूची।
जब हम आपको अनुसूचियां पढ़ाएंगे तो संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है और उन्हीं में चर्चा हुई है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की। दोस्तों आगे बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात हो गई है। इसके अलावा अगर चौथी सूची भी पूछी जाए तो उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची एक ऐसी सूची है, अगर कोई ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची से बच गया है तो उसे हम दोस्तों काय में रखेंगे, अवशिष्ट सूची में रखेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, अगला जो देश है उसका नाम है दोस्तों कनाडा। कनाडा से भी बहुत सारी चीजें हमारे पेपर में बनती हैं। कनाडा की अगर बात करूं तो दोस्तों संघीय ढांचा, या जिसे आप बोल सकते हैं संघीय ढांचा या केंद्र राज्य संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। केंद्र व राज्य के बीच संबंध जो है वो हमने किस देश से लिए हैं, या संघात्मक जो प्रक्रिया है, इसे दूसरे शब्दों में संघात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं हम किस देश से ली है, कनाडा से। दूसरा दोस्तों यहीं से हमने ली है, जो अभी संघ सूची और राज्य सूची है वो प्रावधान है कहाँ का, कनाडा का। आगे अगर हम बात करें तो संघीय ढांचे की जब हम बात करा, दूसरा दोस्तों भारतीय संघ को जो नाम दिया गया है वो यूनियन नाम दिया गया है। ये प्रावधान भी कहां से लिया गया है, कनाडा से। अगर हम बात करें दोस्तों तो संघ के लिए 2 शब्द यूज होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। फेडरल ऐसे देश को कहा जाता है जहां पर राज्यों को अलग होने की आजादी होती है, और जहां पर राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं होती वहां प्रयोग होता है यूनियन। तो भारतीय संघ को क्या कहा जाता है, यूनियन। यानी हमारे यहाँ राज्यों को अलग होने की आजादी नहीं है, जबकि अमेरिका में फेडरल है, यहाँ पर अलग होने की आजादी है। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, कर दे सर। आखिरी देश की बात करते हैं, इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस से दोस्तों ली हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों हमने कहां से ली है, फ्रांस से। गणतंत्र की बात करें, यूपीएसआई में पूछा गया था गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जहां पर भी वंशानुगत शासन नहीं होता है, या जहां का जो निर्वाचित होते हैं, जो भी प्रमुख नेता है वो निर्वाचित होते हैं, तो वहां कैसी व्यवस्था होती है, गणतंत्रात्मक। लास्ट दोस्तों आज की बात करते हैं, जो लास्ट देश था उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी दोस्तों यहां से हमने ली है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां जब दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 352 से 360 तक, तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का विवरण है। एक पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये भारत में अब तक 3 बार लग चुका है, 1962, 71 और 75। ये हम पूरी चर्चा करेंगे। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों आपातकाल की बात करेंगे हम जब हमको आपको पढ़ाएंगे आपातकालीन शक्तियां। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसे बार बार देखिए क्योंकि यहां से एक नंबर का प्रश्न बनना ही बनना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।